नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम AES PRT का मॉक टेस्ट देने वाले हैं। ये तीसरा मॉक टेस्ट होने वाला है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों का सही तत्सम तद्भव ज्ञात कीजिए। तो इनमें से तत्सम तद्भव का पेयर कौन सा सही बन रहा है वो देखना है हमें। घट घी, घट घटा, घट घड़ा या घट घाट। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, घट घड़ा। ये तत्सम तद्भव का सही पेयर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करना है हमें, विलोम शब्द बताना है। तो सामिश का विलोम बताना है। तो सामिश का मतलब होता है मास युक्त, ठीक है, जिस चीज में मास है, ठीक है। तो मास सामिश का हमारा विलोम बताना, व्यास, वामिश, आमिश या निरामिश। तो इसका सही उत्तर होगा निरामिश, डी आंसर इसका करेक्ट होगा। निम्नलिखित इस मुहावरे का अर्थ बताना है इसमें, ठीक है। मुहावरे का अर्थ बताना है, खीसे निपोरना। तो भला बुरा कहना, दर दर भटकना, कड़ी मेहनत करना, गिड़गिड़ाकर माफी मांगना। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, गिड़गिड़ाकर माफी मांगना। दिए गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी इसमें से कौन सी है? तो ये ऑप्शंस में से ऑप्शन डी जो है अस्पृश्यता का, ये करेक्ट इसका वर्तनी है यहाँ पे, ठीक है, ये शुद्ध वर्तनी होगा। दिए गए शब्द का प्रत्यय ज्ञात कीजिए, डिबिया। तो प्रत्यय जो होता है वो पीछे लग के जो शब्द का अर्थ बदलता है वो होता है, ठीक है, आगे लगता है वो उपसर्ग होता है। तो डिबिया में जो पीछे लगा है वो इया प्रत्यय लगा है, ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है? तो जब प्रथम शब्द संख्यावाची होता है, जैसे चौराहा में यूज होता है, तो यहाँ पर हमारा जो समास होता है वो द्विगु समास होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सच्चिदानंद का हमें संधि विच्छेद यहाँ पर बताना है। तो सच्चिद प्लस आनंद, सच्ची प्लस दानंद। तो यहाँ पर ऑप्शंस में से ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, सत्य प्लस चित प्लस आनंद, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी मुहावरे का अर्थ बताना है। घोड़े पर चढ़े आना, बहुत बड़ी आपत्ति आना, उतावली में आना, मन ही मन खुश होना, असंभव सा कार्य करना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उतावली में आना, यानी उतावला हो गया ना, जल्दबाजी में आना, ठीक है। जिज्ञासा का पर्यायवाची शब्द हमें बताना है। तो जिज्ञासा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा कौतूहल, ठीक है। तो कौतूहल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिए गए वाक्य का पुरुष ज्ञात कीजिए। तुम कल कहाँ थे, इसका पुरुष ज्ञात करना है। तो तुम जो होता है ये मध्यम पुरुष होता है, ठीक है। प्रसारण का विलोम शब्द बताना है हमें। तो प्रसारण का विलोम शब्द होता है प्रतिपादन, आरक्षण, आकुंचन या सुदर्शन। तो प्रसारण का विलोम हो जाएगा यहाँ पर आकुंचन। उर्दू शब्द किस भाषा का है? तो उर्दू शब्द अरबी, पुर्तगाली, तुर्की या फारसी। जो उर्दू जो शब्द है वो तुर्की शब्द है, ठीक है, तो तुर्की भाषा से लिया गया है। दिए गए शब्द की भाववाचक संज्ञा ज्ञात कीजिए। सर्व की भाववाचक संज्ञा बतानी है, सर्वे, सर्वस्व, सर्व या सर्वत्र। तो इसका सर्वस्व जो है ये इसकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, सर्व का सर्वस्व। निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। रूबी घर गई और काम में नहीं लगी। रूबी घर जाकर भी काम में नहीं लगी। यद्यपि रूबी घर गई तथापि काम में नहीं लगी। रूबी घर गई फिर भी काम में नहीं लगी। तो इसमें से ऑप्शन सी जो है ये मिश्र वाक्य होगा, ये और लगा या संयुक्त वाक्य होगा ये वाला, ठीक है। चौपाई छंद में कितने चरण होते हैं? तो चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक गद्यांश है, ठीक है। तो ये 16 से 20 क्वेश्चन गद्यांश वाले हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं जिससे कि हमें एग्जैक्टली पता हो जाएगा क्या हमें पता करना है, ठीक है। अंग्रेजी कभी राष्ट्रभाषा नहीं बन सकी, ये किसने कहा है, ठीक है, ये हमें पता लगाना होगा। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। अंग्रेजी कभी राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक बताना है, ठीक है। किसने कहा, यदि हमने तन मन और धन से प्रयत्न किया तो वह दिन दूर नहीं जब भारत स्वाधीन होगा और उसकी राष्ट्रभाषा हिंदी होगी। ये किसने कहा? तो 2 अलग अलग सेंटेंस हैं। अंग्रेजी राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती और हिंदी राष्ट्रभाषा होगी, ये किसने कहा, ठीक है। स्वतंत्र आंदोलन में किस भाषा का प्रयोग किया गया, ये पता लगाना। जवाहरलाल नेहरू ने कब लिखा, ये साल बतानी है हमें, ठीक है, कि हिंदी ने अब पूर्णतः राष्ट्रभाषा की भूमिका ले ली है, ठीक है। तो ये ईयर दे रखे हैं इसमें, तो ये भी पता लगाने हमें, क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। तो अभी गद्यांश को पढ़ते हैं, ठीक है। तो किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रभाषा वह होती है जिसे उसमें रहने वाले अधिकांश नागरिक बोलते हैं, समझते हैं और व्यवहार में लाते हैं। इसके साथ साथ उस देश की अपनी
पद भाषा का होना भी अत्यंत आवश्यकता है। भारत में हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे लेह लद्दाख से लक्षद्वीप, अरुणाचल से जैसलमेर तक सभी लोग बोलते हैं, इसलिए हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। हिंदी को राष्ट्रभाषा का गौरव दिलाने में स्वतंत्रता सेनानियों का अहम भूमिका निभाई है। वस्तुतः हिंदी द्वारा ही स्वतंत्रता का संघर्ष लड़ा गया। इसके माध्यम से ही सभी नेता और क्रांतिवीर विचारों का आदान प्रदान करते थे। हिंदी के लिए गौरव का विशेष विषय यह रहा है कि इसे राष्ट्रभाषा का स्थान अहिंदी भाषी ने दिलाया है। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक आदि अहिंदी भाषी थे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया। सामाजिक कुरीतियों से छुटकारा दिलाने के लिए जिन महापुरुषों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उनमें स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद प्रमुख थे। दोनों ने सामाजिक कुरीतियों को दूर करके जिस भाषा द्वारा भारत को नया चिंतन दिया वह हिंदी ही थी। महात्मा गांधी ने तो यह कहा था कि अंग्रेजी कभी राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती। तो ये अंग्रेजी कभी राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती, ये किसने कहा? ये महात्मा गांधी ने कहा। ठीक है, जो स्थान हिंदी को प्राप्त है वह किसी दूसरी भाषा को नहीं मिल सकता। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 16 मई सन 1931 को सेठ गोविंद दास को लिखा, हिंदी ने अब पूर्णतः राष्ट्रभाषा की भूमिका ले ली है। तो ये देखिए जवाहरलाल नेहरू ने कहा है 16 मई सन 1931 को कि हिंदी ने क्या है, राष्ट्रभाषा की भूमिका ले ली है। ठीक है, ये चीज इन्होंने कब कही? 16 मई 1931, ये ध्यान रखना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 20 सितंबर 1928 को कहा था, यदि हमने तन मन धन और से प्रयत्न किया तो वह दिन दूर नहीं जब भारत स्वाधीन होगा और उसकी राष्ट्रभाषा हिंदी होगी। तो ये किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा ये। ठीक है, तो ये पूछा गया था ये तन मन धन वाला। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी कभी राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती, ये किसने कहा है? तो ये देखिए ये कहा है महात्मा गांधी ने। यहाँ पर कहा है महात्मा गांधी ने कहा था ये कि राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शीर्षक इसका हो जाएगा राष्ट्रभाषा हिंदी। ठीक है, ये सिंपल है। किसने कहा यदि हमने तन मन धन से प्रयत्न किया तो वह दिन दूर नहीं जब भारत स्वाधीन होगा और उसकी राष्ट्रभाषा हिंदी होगी। तो ये आखिरी की जो लाइन थी उसमें सुभाष चंद्र बोस ने कहा था ये। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन में किस भाषा का प्रयोग किया? तो हिंदी का प्रयोग किया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने कब लिखा कि हिंदी ने अब पूर्णतः राष्ट्रभाषा की भूमिका ले ली है? तो ये देखिए, अगर यहां पर आप दिखा देता हूं मैं एक बार। ठीक है, 16 मई 1931, यहां पर 16 मई 1931 में ये कहा गया था। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो 16 मई 1931 इसका आंसर हो जाएगा। ये है ऑप्शन ए। ठीक है, इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं यहाँ से। फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है, द रूम इन होटल वाज सो डैश दैट आई हैव टू शिफ्ट टू अनदर होटल। तो दूसरे होटल में कब शिफ्ट होना होगा? जब रूम क्या होगा, पैक्ट होगा, एडिक्वेट होगा, कॉम्पैक्ट होगा या थिन होगा। तो यहाँ पर जो आंसर है वो कॉम्पैक्ट है। रूम बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है, इसीलिए क्या है, उन्हें दूसरे रूम में शिफ्ट होना पड़ा है, होटल में। ठीक है, लाइन हार्टेड का मतलब क्या होता है? तो लाइन हार्टेड इडियम फ्रेज का मतलब क्या होता है? इमोशनल, ब्रेव, कनिंग या फियरफुल। तो लाइन हार्टेड मतलब शेर दिल यानी कि ब्रेव। बी ग्राइम का मतलब क्या होता है? तो बी ग्राइम का मतलब होता है डर्टी। ठीक है, डर्टी होता है। यहां पर बी ग्राइम का अपोजिट पूछा गया है। ठीक है, तो अपोजिट इसका डर्टी का हो जाएगा क्लीन। टू हैव हॉलो लेग्स, तो ये देखिए इडियम फ्रेज है, टू हैव हॉलो लेग्स। तो इसका हमें मीनिंग बताना है। तो ये थोड़ा रेयर इडियम फ्रेज है, इसका मीनिंग होता है टू हैव अ लार्ज एपिटाइट। लार्ज एपिटाइट का मतलब होता है जो कुछ भी खा पी सकता है खूब ज्यादा। ठीक है, जिसकी खुराक बहुत ज्यादा है। नो सूनर डिड ही, ये क्या है यहाँ पर, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस है ना एरर। तो एरर वाला क्वेश्चन है। नो सूनर डिड ही सी हिज टीचर व्हेन ही स्टॉप्ड कॉपिंग। तो देखिए जहां पर नो सूनर आता है उसके बाद व्हेन नहीं आता है, वहां पर देन आता है THAN वाला। ठीक है, तो नो सूनर डिड ही सी हिज टीचर व्हेन ही स्टॉप्ड कॉपिंग। तो इसमें एरर जो है ये व्हेन वाला है। सेंसर शब्द का हमें यहाँ पर क्या बताना है? चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड सेंसर। तो सेंसर का मतलब होता है गलती बताना, किसी को रेप्रीमेंड करना। ठीक है, रेप्रीमेंड करना मतलब होता है किसी की गलती है तो उसको आप डांट रहे हो। ठीक है, तो इसका सिनोनियम बताना है, सेम मीनिंग बताना है, तो वो हो जाएगा रिब्यूक। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्ट एक्सप्रेशन। अच्छा, तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, नो अदर सोल्जर वॉज डैश अलेक्जेंडर इन द वर्ल्ड।
तो ऑप्शन देखते हैं, सो ग्रेट एज ग्रेट एज, तो ये एज ग्रेट एज वाला ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नो अदर सोल्जर वाज एज ग्रेट एज अलेक्जेंडर इन द वर्ल्ड। द ज्यूरी डैश डिसाइडिंग हाउ दे वांट टू जज, तो ये ऑप्शन बताने हैं, विल हैज आर वाज। तो जब ज्यूरी वर्ड यूज होता है, अगर ये पूरा होल एक की तरह यूज होता है तो ये सिंगुलर होता है, लेकिन यहाँ पर इन्हें डिसाइड करना है, तो जब ये डिसीजन लेंगे तो कोई फेवर में होगा, कोई नहीं होगा। ज्यूरी होता है उसमें क्या बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो यहाँ पर जब डिसाइडिंग वाली बात आएगी आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर दे का यूज किया गया है, इसलिए क्या है जो वर्ब होगी यहाँ पर प्लूरल यूज होने वाली है, इसीलिए ऑप्शन सी आर यहाँ पर यूज होगा। द ज्यूरी आर डिसाइडिंग हाउ दे वांट टू जज। इसमें से करेक्ट स्पेलिंग वाला बताना है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो ऑप्शन सी जो है इसका वेंट्रीलोक्विस्ट की, ये स्पेलिंग करेक्ट है इसकी। इन द सेम बोट का मीनिंग बताना है हमें इडियम का, टू गो इन द सेम डायरेक्शन एज समवन एल्स, टू बी इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन एज समवन एल्स, टू शेयर प्रॉफिट्स विद समवन एल्स, टू गेन अनड्यू एडवांटेज विद अदर्स। तो टू बी इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन एज समवन एल्स, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टू बी इन द सेम बोट का मतलब हो गया उनकी भी सिचुएशन उतनी ही खराब है जितनी आपकी खराब है। ही कॉल्ड टू हेल्प इफ नोबडी केम, तो ये जो अंडरलाइन वर्ड है इसका हमें इंप्रूवमेंट करना है, ठीक है। तो ही कॉल्ड फॉर हेल्प इफ, टू हेल्प अंटिल, फॉर हेल्प व्हेन, ही कॉल्ड फॉर हेल्प व्हेन नोबडी केम, तो ये ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ही कॉल्ड फॉर हेल्प व्हेन नोबडी केम। केमिस्ट्री इन एंशिएंट टाइम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है, तो केमिस्ट्री जो पुराने जमाने की होती थी उसको हम कहते हैं, ऑप्शन डी ये एल्केमी। यहां पर सेंटेंस बनाना है इनको रीअरेंज करके, तो हियर द रॉक्स, ये पहले से स्टार्टिंग में दिया हुआ है, इसके बाद के ये अरेंज करने हैं हमें, ठीक है। तो हियर द रॉक्स के बाद अगर ऑप्शन देखते हैं तो क्यू वाला अगर देखते हैं तो हियर द रॉक्स रिजेंबल्स रोल्स ऑफ सिल्क आर, तो सिल्क के बाद आर ये गलत लग रहा है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा यहाँ पे। अगर क्यू के बाद आर वाला देखते हैं तो हियर द रॉक्स रिजेंबल्स रोल्स ऑफ सिल्क बाय आइस एंड वाटर so smooth that in place they are carved and polished, तो ये देखिए आइस एंड वाटर के बाद so smooth, ये थोड़ा अजीब नजर आ रहा है यहाँ पे। ऑप्शन सी अगर ट्राई करते हैं तो here the rocks are carved and polished by ice and water so smooth that in places they resemble rolls of silk, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सही नजर आ रहा है, ऑप्शन सी जो है एसआरपी क्यू इसका करेक्ट आंसर है। I have never dash anyone quite like her before, तो I have never यहाँ पर कैरी ऑन कास्ट ऑफ केम अक्रॉस कैचअप विद, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। I have never came across anyone quite like her. There are several ways of dash price at which a product can be marked, तो यहाँ पर देखते हैं अगर ऑप्शन, तो there are several ways of डैश प्राइस, तो प्राइस को क्या करेंगे, जज करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, डिटरमाइन करेंगे या एस्टिमेट करेंगे, तो प्राइस को क्या डिटरमाइन किया जाता है, तो डिटरमाइनिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देयर आर सेवरल वेज ऑफ डिटरमाइनिंग प्राइस एट विच अ प्रोडक्ट कैन बी मार्क्ड, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये हमारा पैसेज आ गया, इंग्लिश का पैसेज ये थोड़ा लंबा है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वैन गॉग्स लाइफ वाज अ मिक्स ऑफ जॉय, हैप्पीनेस, एक्सट्रीम टैलेंट एंड ट्रेजेडी, स्किल एंड डिप्रेशन। Van Gogh was able to pursue his passion because of his brother, friends, father. What type of people did he associated with? Rich and wealthy, humble and impoverished. Both A and B. Find the synonym of the word. 12. In the passage, compassionate, passion, intertwine, passion, compassionate. One who is revengeful, unanimous, vindictive, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन है इसके, पैसेज पढ़ते हैं भी जल्दी से। तो Vincent van Gogh, a Dutch painter famous for his passionate painting and a life of extreme talent mixed with tragedy, तो ये देखिए ऑप्शन में था talent with tragedy, ठीक है। Vincent van Gogh was born in 1853 and died in 1890 after befriending artists such as Paul Gauguin, Henri Toulouse-Lautrec and Georges Seurat. During his lifetime, Impressionism became widely accepted as artists such as Claude Monet became popular with their soft pastel palettes and play with light. In contrast, Vincent van Gogh intense and often dark paintings were not widely favored at the time. Van Gogh lived more modestly and sold a few paintings while he was alive. With financial and moral assistance from his beloved brother Theo, Vincent van Gogh was able to survive. तो survive because of his brother हो जाएगा यहाँ पर आंसर इसका, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। He lived in Paris then
moved to Arles, Provence, France, and was later institutionalized in the Saint Remy, but continued to paint and draw. He was a solitary man, absorbed in and some say obsessed by his art. He was also a very compassionate man, giving away many of his possessions to those less fortunate. Originally, Vincent van Gogh had decided to become a minister like his father. However, he later discovered that his passion for painting and in only 10 years created over 800 paintings and 800 drawings. Vincent van Gogh found subjects in his surroundings, thus painting portraits, landscape and images of places and people he encountered. He would often associate with humble, impoverished people, while he himself often lived in poverty. तो humble, impoverished people ये इसमें ऑप्शन में था. एक देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या था. One of his most famous painting, The Potato Eaters, which depicts peasants express how their lives are intertwined with the intertwined word भी आ रहा था with manual labor and the earth. Many subjects of Vincent van Gogh painting also included beauty found in the nature, as he would take long walks in wheat fields, along ponds, through the fields of flower, among giant cypress trees. ठीक है, अभी क्वेश्चन देखते हैं. तो वैन गॉग्स लाइफ वाज अ मिक्स ऑफ जॉय, हैप्पीनेस, एक्सट्रीम टैलेंट, ट्रेजेडी, स्किल, डिप्रेशन. तो ये टैलेंट, ट्रेजेडी, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका. वैन गॉग वाज एबल टू परस्यू हिज पैशन बिकॉज ऑफ हिज ब्रदर. ब्रदर करेक्ट आंसर हो जाएगा. विच टाइप ऑफ पीपल डिड ही एसोसिएटेड विद? हम्बल एंड इम्पोवरिश्ड, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ट्वेल का मतलब होता है, देखिए, रोटेट करना है, बहुत जोर से रोटेट करना है. डांस करते हैं तो ऐसे गोल गोल घूमते हैं, ठीक है. तो इंटरट्वाइन का मतलब भी होता है उलझ जाना, ठीक है. ऐसे गोल गोल किसी चीज को घुमाऊंगा तो वो क्या उलझ जाएगी. तो ये दोनों एक तरीके से क्या है, सिनोनियम है, ठीक है. इसका 12 का सिनोनियम इंटरट्वाइन हो जाएगा. वन हु इज रिवेंजफुल, जो बदला लेना चाहता है, उसको क्या बोलते हैं? उसके लिए वर्ड है विंडिक्टिव. द थ्री मेजर डोमेन्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट आर. ह्यूमन डेवलपमेंट के मेजर डोमेन क्या है? कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल. कॉग्निटिव, स्पिरिचुअल, इमोशनल, या फिजिकल, कॉग्निटिव, या साइको सोशल. तो ऑप्शन डी जो है, ये फिजिकल, कॉग्निटिव और साइको सोशल, ये होते हैं आपके ह्यूमन डेवलपमेंट के डोमेन्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट. डेवलपमेंट का कौन सा प्रिंसिपल नहीं है, ये ध्यान रखना है. नॉट लिखा है. प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, वेरिएशन, सेग्रीगेशन या डायरेक्शन. तो सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड. तो डेवलपमेंट पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं होती है, तो ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा. नहीं पूछा इसमें, नॉट पूछा है, ठीक है. इंटीग्रेशन होता है डेवलपमेंट का जो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन पे काम करता है, सेग्रीगेशन पे नहीं. Which one is of the extrinsic motivation? Extrinsic मतलब होता है जो बाहरी मोटिवेशन होती है, ठीक है. तो पनिशमेंट, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, इंटरेस्ट और सेल्फ एस्टीम. तो ये तीनों जो हैं, ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन है. पनिशमेंट जो है वो बाहर से दी जाती है, तो ये जो है पनिशमेंट हमारी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो जाएगी. Which of the following is not a characteristic of early childhood? अर्ली चाइल्डहुड की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? प्री गैंग एज, इमिटेटिव एज, क्वेश्चनिंग एज, गैंग एज. तो जो प्री गैंग एज और ये सब है, पहले के तीन ऑप्शन हमारे ये इसमें आते हैं. गैंग एज जो है लेटर चाइल्डहुड में आती है, मतलब ये लेटर चाइल्डहुड को कहते हैं गैंग एज, ठीक है. ये सब अर्ली चाइल्डहुड को कहते हैं. विच इज नॉट ट्रू अबाउट ग्रोथ. ग्रोथ इज फिजिकल, क्वांटिटेटिव, मिजरेबल, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है. तो ग्रोथ लाइफ लॉन्ग नहीं होने वाली है. ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. लॉ ऑफ इफेक्ट वाज कॉइन्ड बाय. तो लॉ ऑफ इफेक्ट हमारा थॉर्नडाइक ने दिया था. व्हाट इज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ इंसिस्टिंग ऑन द सेम आंसर्स फ्रॉम ऑल चिल्ड्रन. जब हम सेम आंसर हर एक चिल्ड्रन से सुनना चाहते हैं तो इसका एडवर्स इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा ये बताना है. इट विल डिस्करेज चिल्ड्रन फ्रॉम लिसनिंग टू द टीचर. इट विल स्टॉप चिल्ड्रन फ्रॉम स्पीकिंग इन द क्लासरूम. It will hinder growth of the child's own understanding and imagination. It will encourage children to copy from others. तो देखिए यहाँ पर एडवर्स इफेक्ट ये हो जाएगा कि अगर सबसे एक ही क्वेश्चन पूछेंगे तो उनकी इमेजिनेशन मर जाएगी, उनकी इमेजिनेशन नहीं बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उनको क्या है, सबको एक ही आंसर देना होगा तो उनको सोचने की जरूरत ही नहीं है. तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. एडवर्स इफेक्ट क्या होगा? इमेजिनेशन पे बुरा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है. Teaching method in the secondary school that is most conducive to teaching of democracy and democratic procedure. डेमोक्रेसी के बारे में अगर पढ़ाना है तो सबसे अच्छा मेथड क्या होगा? लेक्चर मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, रिसाइटेशन मेथड या रोल प्लेइंग. तो डेमोक्रेसी पढ़ाने के लिए रोल प्लेइंग सबसे सही रहेगा, जिससे कि वो समझ पाएंगे किस तरीके का अलग अलग लोगों का रोल रहता है, ठीक है. अकॉर्डिंग टू पियाजे, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप्स इन
तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हमारी कब आती है, ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आती है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन ऑफ द टीचिंग मैक्सिम्स ऑफ इंडक्टिव मेथड इज, तो टीचिंग टेक्निक क्या होती है इंडक्टिव मेथड के अंडर जो आती है, तो इंडक्टिव मेथड होता है जब हम क्या करते हैं एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल पहले बता देते हैं फिर उसकी थ्योरी बताते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से थ्योरी की तरफ जब जाते हैं तो ये इंडक्टिव मेथड होता है। तो इसमें क्या एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल ऐसी चीज होती है जो हमें पता है और थ्योरी हमको नहीं पता है, तो नोन टू अननोन जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक आई एम एन एथिस्ट, भगत सिंह, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, राजा राममोहन रॉय, ज्योतिबा फुले। तो वाई आई एम एन एथिस्ट इसके ऑथर हैं भगत सिंह। विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है हमारा 18 फरवरी, 29 मार्च, 22 मार्च, 5 अप्रैल, तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। हु इज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ सीबीएसई, रोहित भार्गव, विवेक कुमार देवगन, आशीष मुखर्जी, निधि छिब्बर। तो सीबीएसई चेयरपर्सन है निधि छिब्बर। हु डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ गवर्नर इन हिज एब्सेंस, तो जब गवर्नर एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है, तो उनकी ड्यूटी कौन लेगा, स्पीकर ऑफ विधानसभा, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो जिस तरह प्रेसिडेंट नहीं होते हैं जब, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सीजेआई होता है हमारा सुप्रीम कोर्ट का, वो लेता है उनकी प्लेस, या वो नहीं होता तो सीनियर मोस्ट जज जो होता है सुप्रीम कोर्ट का वो लेता है। लेकिन गवर्नर ये स्टेट लेवल की बात है, तो यहाँ पर क्या है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्रेस वन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड इन ऑस्कर्स 2022, तो 2022 में बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड ऑस्कर में किसको मिला, तो ये जेसिका चेस्टेन को मिला। हु वन द पर्पल कैप इन आईपीएल 2022, तो आईपीएल 2022 में पर्पल कैप किसने जीता, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, युजवेंद्र चहल या हर्षल पटेल। तो युजवेंद्र चहल ने पर्पल कैप जीता है आईपीएल पिछले वाले में, ठीक है। हु इज द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट ट्वाइस इन वन सीजन, तो माउंट एवरेस्ट को एक ही सीजन में 2 बार किसने चढ़ाया, तो लोकपा शेरपा, जुनको टेबे, अंशु जमशेनपा या अंगा रीटा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अंशु जमशेनपा। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022, तो 2022 के वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक क्या है, तो ये है 136। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर मार्क्ड बाय देयर सोइंग सीजन इन जुलाई एंड हार्वेस्टेड ड्यूरिंग सितंबर टू अक्टूबर, तो जुलाई में उनको बोया जाता है और काट लिया जाता है सितंबर अक्टूबर में। ऐसे फसल को क्या बोलते हैं, ऐसी क्रॉप को क्या बोला जाता है, राबी, जैद, खरीफ या विंटर, तो ये खरीफ क्रॉप होती है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज नो मून, तो किस प्लैनेट की कोई सैटेलाइट नहीं होती है इनमें से, तो जुपिटर, मार्स, वीनस, यूरेनस। तो वीनस की कोई सैटेलाइट नहीं होती, वीनस के साथ साथ मरकरी की भी नहीं होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन में से बताना, इसलिए वीनस करेक्ट हो जाएगा। अगर मरकरी होता है वीनस की जगह तो मरकरी आंसर हो जाता। यूरिया इज अ डैश फर्टिलाइजर, नाइट्रोजनस, फॉस्फोरस, फोटोसिक, सल्फ्यूरिक, पोटेशिक या सल्फ्यूरिक, ठीक है। तो यूरिया जो है ये नाइट्रोजनस होता है, इसका फॉर्मूला भी होता है NH2CO NH2, ठीक है। Which incident was the reason for calling of non cooperation movement, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद करने का क्या कारण था, कौन सा इंसिडेंट था, काकोरी कॉन्स्पिरेसी, चौरी चौरा इंसिडेंट, जलियांवाला बाग या डांडी मार्च। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद करने के लिए मेन रीजन था चौरी चौरा इंसिडेंट। विच कंट्री विल होस्ट द 2023 वर्ल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो 2023 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है उसको कौन होस्ट करेगा, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। तो ये इंडिया में होने वाला है, 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया में होने वाला है। द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इज हेडेड बाय, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री को किसने हेड किया है, मेनका गांधी, सोनिया गांधी, स्मृति ईरानी, वसुंधरा राजे सिंधिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, स्मृति ईरानी। द पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर ऑफ द अजंता केव्स इन महाराष्ट्र आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन्स, तो अजंता केव्स में जो पेंटिंग्स हैं वो किस रिलीजन से रिलेटेड है, बुद्धिज्म, ज़ोरास्ट्रियनिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म। तो ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है। विच टाइप ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड हैचिंग एनिमल्स, तो हैचिंग एनिमल्स, हैच करते हैं हम एग्स को, तो हैचिंग एनिमल्स कहा जाता है ओवीपेरस को। ओवीपेरस वो एनिमल्स होते हैं जो एग्स ले करते हैं, अंडे देते हैं। व्हेन अ पर्सन एंटर्स फ्रॉम ब्राइट लाइट रूम इनटू द डिम लाइट रूम, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स अकर, तो कोई पर्सन ब्राइट लाइट से
डिम लाइट में जब जा रहा है तो क्या चीज होगी, प्यूपिल आई विल एक्सपेंड, प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट, रेटिना ऑफ द आई ब्लॉक्स द रे पार्शियली, नन ऑफ अबव। तो देखिए जब कोई ब्राइट लाइट में होगा तो उसका जो होगा प्यूपिल छोटा हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लाइट आ रही है इसलिए वो छोटा कर लेगा प्यूपिल, अपने प्यूपिल को, ठीक है, आइरिस। लेकिन जब डिम लाइट की तरफ जाएंगे तो प्यूपिल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ताकि क्योंकि कम लाइट आ रही है उससे ज्यादा लाइट की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर प्यूपिल क्या होगा, एक्सपेंड होगा। इफ द टेम्परेचर ऑफ पेशेंट इज 40 डिग्री सेल्सियस देन व्हाट विल बी हिज टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। तो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट के लिए करने के लिए ये वाला यूज किया जाता है 9/5 F-32, ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। तो सेल्सियस में हमें दे रखा है 40, ठीक है, तो ये 40 डाल देंगे सेल्सियस की जगह, तो ये हो जाएगा 8 9 जा 72, 32 इधर आएगा तो इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 104। तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा 40 डिग्री सेल्सियस। हाउ डू वी कम टू नो दैट द फूड हैज गॉट स्पॉइल्ड, फूड खराब हो चुका है, खाना खराब हो चुका है, ये कैसे पता चलता है, बाय इट्स कलर, टेस्ट, स्मेल, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो कलर, टेस्ट, स्मेल ये सबसे पता चल जाता है, तो ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर है। फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स मेक्स लाइम वाटर मिल्की व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू इट। तो कौन सा कंपाउंड बनता है जिससे पता चल जाता है कि लाइम वाटर मिल्की हो चुका है, ठीक है। तो ये कैल्शियम सल्फोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, ठीक है, तब हमें तब जो है लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप, दिस इज ड्यू टू तो रेन ड्रॉप्स जो होती हैं वो स्फेरिकल शेप की होती हैं। इसका रीजन क्या है, विस्कोसिटी ऑफ वाटर, इवेपोरेशन, एयर फ्रिक्शन या सरफेस टेंशन। तो ये होता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से क्या है, वो कम से कम एरिया जो है ऑक्यूपाई करना चाहते हैं, ठीक है, इसीलिए ये क्या हो जाता है, रेन ड्रॉप की शेप स्फेरिकल हो जाती है। व्हाट फोर्स एक्ट्स इन अ रोलर कोस्टर राइड। तो जो रोलर, ये पहले समझ लीजिए, सर्कुलर मोशन हो रहा है तो जो अंदर की तरफ फोर्स लगती है वो होती है सेंट्रीपिटल, और जो बाहर की तरफ फोर्स लगती है वो होता है सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। ये सेंट्रीपिटल अंदर और ये सेंट्रीफ्यूगल बाहर, ठीक है। तो अब रोलर कोस्टर राइड जब होती है, ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं ऊपर से नीचे, तो क्या है, हमारी फोर्स अंदर की तरफ लगती है, इसलिए इसमें क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है। 1 लाइट ईयर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, तो 1 लाइट ईयर जो होती है हमारी, उसकी वैल्यू होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए अप्रोक्सीमेट कहा गया है, तो इसको हम क्या 10 मान लेंगे, तो ये हो जाएगा टोटल 10 इंटू 10⁻15 या 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 10⁻16 मीटर है यहाँ पे, ठीक है, तो 10⁻16 मीटर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेबर पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, वेबर पर मीटर स्क्वायर ये यूनिट होती है हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की, ठीक है, और ये होता है 1 टेस्ला के बराबर। The image represents a chemical reaction where ethanol is oxidized using potassium dichromate and sulfuric acid। तो इथेनॉल का अगर ऑक्सीडेशन हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, यहाँ इथेनोइक एसिड बन जाएगा, ये CH3COOH, इथेनोइक एसिड, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रीजन बिहाइंड एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। सनराइज हमारा जल्दी हो जाता है और सनसेट देर में होता है, मतलब हो जाता है उसके देर तक हमें दिखाई देता है, तो उसका क्या रीजन है, तो उसका रीजन हमारा क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन या रिफ्लेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है इस टाइप के क्वेश्चंस में, तो इससे रिलेटेड मैंने चैप्टर करा रखा है, उसको आप देख सकते हैं। वी कैन इजिली डिस्टिंग्विश बिटवीन साउंड्स ऑफ डिफरेंट सिंगर्स इवन विदाउट हैविंग सीन देम। दिस इज ऑल ड्यू टू डिफरेंट क्वालिटी और टिम्बर ऑफ देयर साउंड। ऑन व्हाट फैक्टर डज द क्वालिटी ऑफ साउंड डिपेंड। तो क्वालिटी ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करती है, वेवलेंथ, वेवफॉर्म, वेव फ्रीक्वेंसी या एम्पलीट्यूड। तो ये वेव फॉर्म पे डिपेंड करती है, क्वालिटी करती है वेव फॉर्म पे, ठीक है। अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन। एन एंट स्टिंग कैन बी ट्रीटेड विद। एंट जो होता है उसकी स्टिंग को किससे ट्रीट किया जा सकता है, विच विल न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ केमिकल इंजेक्टेड बाय द एंट स्टिंग इनटू आवर स्किन। तो मिथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड, बेकिंग सोडा या कास्टिक सोडा। तो देखिए एंट की जो स्टिंग होती है, चींटी की जो स्टिंग होता है, डंक होता है, उसमें कौन सा एसिड होता है, ये मेथनोइक एसिड होता है।
लेकिन ये आंसर नहीं लगा देना, गलत हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया ट्रीट किससे करेंगे, तो इसको ट्रीट करेंगे बेकिंग सोडा से। ये बेसिक नेचर का होता है, इसलिए एसिड को क्या है, न्यूट्रलाइज कर देता है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टर इन द फॉलोइंग डायग्राम इज, तो इसमें हमें 3 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बताना है। तो ये देखिए सीरीज में लगे हुए हैं, एक के बाद एक लगे हुए हैं। तो सीरीज में क्या है, करंट सेम होता है सबसे, तो करंट निकाल लेंगे। तो V होता है IR, तो I हो जाएगा V/R, ठीक है। तो यहाँ पर पूरी बैटरी का अगर पहले टोटल रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 + 2 + 3, तो ये 6 हो जाएगा 1 + 2 + 3 से, ठीक है। सीरीज में है तो सीधे सीधे ऐड कर देंगे, 6 ओम इसका टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो V हमको 2 दे रखा है और R टोटल निकाल लिया हमने 6, तो टोटल जो करंट हो जाएगा वो 1/3 आ जाएगा। यहाँ से इसे काट के ये एम्पियर में आ गया। अभी यहाँ से पूछा जा रहा है इस वाले का जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या होगा, तो ये V = IR फॉर्मूले से निकल आएगा। अब करंट जो है सीरीज में सबका सेम होता है, इसलिए I तो 1/3 ही यूज होगा। R कौन सा यूज होगा, क्योंकि हमें 3 ओम वाले का निकालना है, इसलिए 3 लिख देंगे यहाँ पे। तो ये 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस को V से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। A particle is moving in a circular path of radius r, displacement after half a circle is, तो देखिए पार्टिकल घूम रहा है इसमें, ठीक है, सर्कुलर मोशन में यहाँ से स्टार्ट करता है, तो आधा सर्कल घूमेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसे डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक जोड़ दूंगा तो ये क्या होगा, इसका डायमीटर हो जाएगा, डायमीटर यानी कि 2r। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिंजल इज रिटन एज 87, ये ग्लीट, इनका कोड दे रखा है, ब्रिंजल का दे रखा है, ग्लीट का दे रखा है, तो एंजल का बताना है, ठीक है। तो देखिए अगर ये यहाँ जो पूछा गया है वो वर्ड्स इनमें से ही आ रहे हैं, जैसे एंजल, ये देखिए ANGEL, ये इसी में से आ रहे हैं, तो आपको अलग से उनका कोड इसी में से निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ए का कोड क्या है, ए का ये 5 हो जाएगा, एन का क्या है 1 2 3 4, तो ये 3 हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। तो एन का क्या हो गया, 4 हो गया, तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा ये वाला। और ए का ये, तो 5 3 AN, और जी का क्या हो जाएगा, ये पहला 2 EL यानी कि 64, 5 3 2 6 4 ये वाला आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। इफ द साइंस प्लस एंड डिवाइड ऑफ द नंबर्स आर इंटरचेंज एंड द नंबर्स आर इंटरचेंज, तो देखिए यहाँ पे क्या है, 2 चीज इंटरचेंज हो रही है, प्लस की जगह डिवाइड हो जा रहा है और 2 की जगह 4 हो जा रहा है, तब कौन सा इसमें से इक्वेशन करेक्ट होगा। तो देखिए सबसे पहले नंबर इंटरचेंज कर लेते हैं, 2 की जगह 4 कर देता हूँ और डिवाइड की जगह प्लस कर देता हूँ अगर मैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट में आ रहा है और यहाँ 6 दे रखा है, तो ये इक्वल नहीं होगा। यहाँ पर अगर मैं 4 / 2 + 3 करता हूँ ये, तो ये क्या आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, 2 + 3 5 होता है और यहाँ 3 दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। इसको चेक करते हैं, तो 4 + 2 / 3, अच्छा लिख लेते हैं इसको, 4 की जगह 2, प्लस की जगह डिवाइड और 2 की जगह 4 + 6। तो देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.5 और यहाँ पे है 6, तो 6.5 आ रहा है, आंसर 1.5 दे रखा है, तो ये भी गलत है। बसता यही आंसर होने वाला है। तो 2 की जगह 4 लिखते हैं, 4 की जगह 2 लिखते हैं, प्लस 6 कर देते हैं, तो ये आएगा यहाँ पे 2 + 6 होता है 8, और आंसर भी दे रखा है हमको 8, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में आपको कोशिश ये करनी है कि पहले ऑप्शन तो कभी भी चेक नहीं करना होता है, क्योंकि ये ज़्यादातर हमको टाइम वेस्ट करने के लिए दिया होता है। ये मैंने समझाने के लिए कर दिया, लेकिन असली एग्जाम जो होगा उसमें आपको ये वाले ऑप्शन नहीं करना है, इनमें से कोई भी ऑप्शन से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अ सीरीज गिवन विद वन टर्म रॉन्ग, सेलेक्ट द रॉन्ग टर्म, तो इसमें रॉन्ग टर्म बतानी है। तो यहाँ पर अगर सीरीज देखते हैं तो देखिए लगभग डबल जैसा नजर आ रहा है यहाँ पे, तो 8 का मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ और +1 कर दे रहा हूँ, तो 17 आ रहा है। 17 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 34 आ रहा है, और उसमें 2 ऐड हो गया। तो देखिए यहाँ 1 ऐड हुआ है, यहाँ 2 ऐड हुआ है, तो यहाँ 3 होना चाहिए कायदे में। तो ये होता है × 2 होता है 72, और प्लस
2 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यही हमारा गलत है, यहाँ 2 की जगह क्या होना चाहिए 3, यानी क्या है ये 75 आना चाहिए था, तभी ये क्या है 2 से मल्टीप्लाई होता तो 150 होता और प्लस 4 आता, तो 1 2 3 4 ऐसे चल जाती सीरीज। तो ये 74 जो है इसका गलत है हमारा ऑप्शन, मतलब ये सीरीज में 74 जो है वो रॉन्ग टर्म है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 पर्सन ABCDEF आर सिटिंग, ये थोड़ा पजल वाला क्वेश्चन है, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट का। तो यहाँ पर क्या है 6 पर्सन दे रखे हैं ए से F तक, 2 रोज में खड़े हैं, 3 इन ईच, तो 2 रोज में खड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 ये, ठीक है। E इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो, तो E क्या है एंड में नहीं है, तो E यहाँ पे आ सकता है या फिर यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, पक्का एक जगह नहीं पता है, लेकिन ये 4 कोनों में तो नहीं आएगा। D इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ F, D सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ F है, यानी कि D यहाँ पे बना देता हूँ, F यहाँ बना देता हूँ, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ F यानी कि एक छोड़ के एक तरफ, ठीक है। C इज नेबर ऑफ E, तो देखिए C E का नेबर है, C क्या है E का नेबर है, तो C देखिए यहाँ पर तो बन नहीं सकता है, E की 2 पोजीशन हो सकती है, या तो ये या तो ये। अब C E का नेबर है, तो इस वाले केस में तो C यहाँ पे बन नहीं सकता है, इसीलिए क्या है ये वाला E यहाँ पे नहीं बनेगा, E हमारा यहाँ बनेगा, और C E का नेबर है तो कहीं भी बना सकते हैं हम, यहाँ बना सकते हैं या यहाँ बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा C E का नेबर है, आगे देखते हैं क्या लिखा है। C इज द नेबर ऑफ E इज सिटिंग डायगोनली अपोजिट टू D, D के अपोजिट डायगोनल में है, ठीक है, तो C E का नेबर है तो ये इधर बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये दूसरे पॉइंट से क्लियर हुआ यहाँ पे, डायगोनली अपोजिट D के होगा कौन C इज द नेबर ऑफ E इज सिटिंग डायगोनली अपोजिट टू D, ठीक है, तो C ये हो गया, तो ये E C F D आ गए हमारे। B इज नेबर ऑफ F, तो B F का नेबर है, F ये रहा, तो B यहाँ पे आ जाएगा और बचा ये A हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो A E C, ये नीचे दोबारा से बना देता हूँ, A E C और B बीच में D B F, ठीक है, A E C D B F ऐसे बन रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन द सेम रो, तो सेम रो में E D C B A B A E, तो देखिए ऊपर क्या बन रहा है हमारा A E C D B F, A E C D B F, ठीक है। तो E D नहीं बन रहे, C B भी नहीं आ रहा है, A B भी अलग अलग रो में, A और E ये सेम उसमें आ रहे हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेटिंग डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर, तो अपोजिट कौन से हैं, A के साथ F है, D के साथ C है, A के साथ F D के साथ C, तो ये A के साथ F ऑप्शन D सही हो जाएगा। HCF निकालना है हमें यहाँ पर इनका, तो देखो बड़े बड़े नंबर हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे डिवीजन मेथड का यूज करेंगे, तो इसका इससे डिवाइड लगा देते हैं पहले, 1 1 3 4, तो 1 2 1 5 एक टाइम जाएगा, ये 1 1 3 4 11 में से 3 के 8, यहाँ ये 0 0 आ जाएगा। 81 का भी डिवाइड करेंगे 5 1 3 से, तो 8 7 56 8 6 48, 6 बार जाएगा ये, 6 कम 6 8 6 48, 14 और 13 27, 10 में से 8 2, ठीक है, 27 आ गए यहाँ पे। अब देखिए क्योंकि ये रिमाइंडर बच रहा है, तो इसको क्या है जब तक कटता नहीं है पूरा दोबारा से डिवाइड कर देते, ये वाला यहाँ पे फिर से आ जाएगा, 27 को 81 से करेंगे तो ये 3 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। तो ये कट चुका है, तो जो लास्ट डिवाइड होता है ये होगा आंसर, ठीक है, ये नहीं हो जाएगा आंसर, ठीक है। 27 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ, तो इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर करने हैं, तो उसके करने के लिए क्या करना होता है हमें, इसको इसके प्राइम फैक्टर की पावर में पहले कन्वर्ट करना होगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2 की पावर 3, 8 हो जाएगा 2 की पावर 3, 10 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6, ठीक है, 2 5 10 होता है। अब देखिए 6 क्या होता है, 36 होता है, 6 इंटू 6, और इस 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 और 2 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। कैसे, 6 का स्क्वायर है ये 2 इंटू 3 का
स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर इससे क्या निकल के आएगा, 2 के स्क्वायर की पावर यहाँ पर 8 दे रखी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, 2 की पावर ये वाला 2 और ये 8, 2 8 जा 16 हो जाएगा। इसी तरह ये 3 का 2 और ये 8, 3 की पावर भी क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे ऐसे, तो इसे और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर हो जाएगी 3 और 6 9, और 9 और 16 ये क्या हो जाएगा, 4 और 5 25 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 25, 3 की पावर 16 और 5 की पावर 6, ठीक है। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो निकालने होते हैं उसमें करना क्या होता है, ये प्राइम फैक्टर्स की पावर के फॉर्म में लिख दिया, तो जो ये पावर होती है उसमें एक ऐड करके यहाँ लिख देते हैं। 25 का हो जाएगा 26, 16 का हो जाएगा 17 और 6 का हो जाएगा 7। इसके बाद इनको क्या है, मल्टीप्लाई कर देंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो 7 7 जा 49, 7 और 1 11 119। तो इसको 26 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 54 5 6 5 11 1 7 9 दूनी 18 1 22 और 23 4 9। तो ये 3094 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें करना क्या होता है, प्राइम फैक्टर्स वाले पावर लिख देनी है, उनके बाद जो जो पावर्स आ रही हैं उनको एक ऐड करके उनको मल्टीप्लाई कर देना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2y plus 3x if 2y plus 3x equal to 6 and x plus y equal to 8। तो देखिए x plus y इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख देंगे 2x plus 2y, ये हो जाएगा कितना 16। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये माइनस माइनस करके x कट जाएगा, यहाँ y की वैल्यू आ जाएगी 20 आ जाएगी, ठीक है। y की वैल्यू 20 आ गई, अब y की वैल्यू यहाँ पे 20 रख दूंगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 माइनस 20 यानी कि माइनस का 12, ठीक है। तो माइनस का 12 आ गया, तो y हो गया 20 और x हो गया माइनस का 12, तो 40 माइनस 36। तो ये 4 आंसर आ रहा है इसका, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 12 द रिमाइंडर इज 10 व्हेन थ्राइस ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 9 व्हाट इज द रिमाइंडर। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में बिल्कुल सिंपल एक चीज मान लेते हैं, ठीक है। एक नंबर ऐसा मान लेंगे जो हमारी एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो किस नंबर को मैं 12 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 10 आने वाला है, तो वो क्या होगा, दोनों को ऐड कर देंगे 22 हो जाएगा। 22 नंबर हमने मान लिया जिसको मैं 12 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या आएगा 10 आएगा। तो पहला नंबर जो हमने माना वो 22 है। अब वो क्या कह रहे हैं, व्हेन थ्राइस ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 9। अब इसका थ्राइस करेंगे तो क्या आएगा 66 आएगा। अब इसको जब मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा रिमाइंडर, तो 9 7 63 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा 3। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2,50,000 एट 16% पर एनम फॉर 9 मंथ्स कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो देखिए जब क्वार्टरली होता है तब क्या क्या चीज होती है, जो टाइम होता है उसमें क्या होता है, क्वार्टरली का मतलब होता है 1/4, ठीक है। क्वार्टर मतलब 1/4। तो टाइम जो होता है उसमें 4 से मल्टीप्लाई हो जाता है, और जो रेट होता है उसमें 4 से डिवाइड हो जाता है। तो टाइम जो हो जाएगा इससे निकल के आएगा हमारा, टाइम आ जाएगा 9 मंथ से, तो 9 4 जा 36 मंथ्स हो जाएगा, यानी कि 12 36, तो 3 इयर्स हो जाएगा यहाँ पर टाइम। और रेट जो है 16% का क्या हो जाएगा, 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4%, ठीक है। तो अभी यूज करेंगे हम टाइम की जगह 3 इयर्स और रेट की जगह 4 ईयर, बाकी सब सेम वैसे यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, इसके बाद हमें ये अमाउंट का फॉर्मूला लगा देना है, P × 1 + R अपॉन 100 की पावर T, ठीक है।
तो यहाँ पर P की जगह तो ये 2,50,000 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1 + 4/100 का पावर 3। तो ये हो जाएगा 2,50,000, ये 104 और नीचे 100, ये क्यूब हो जाएगा इसका, और एक और बार। ठीक है, तो ये देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो गए और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो और गए, ये 25 से ये 4 बार गया। ठीक है, ये 4 से इसको काट लेंगे, 4 दूनी 8, 6 चौक 24। 104 का स्क्वायर अगर आपको ट्रिक पता होगी तो आप ये 108 और 16 ये हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो जिससे कि आपका आ जाएगा 281,216। ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेशन ही है खाली, मैं इसका डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, 281,216। ठीक है, अब ये अमाउंट आया है। ठीक है, इसको मैं 2,50,000 में से इसको 2 लाख जो प्रिंसिपल में से माइनस करेंगे, 2,50,000 में से जब माइनस करेंगे तो ये 31216 ये जो है आंसर आ जाएगा। द प्रेजेंट प्राइस ऑफ अ स्कूटर इज दिस, इफ द वैल्यू ऑफ डिक्रीज बाय 10% पर ईयर देन इट्स वैल्यू आफ्टर 3 years विल बी। तो देखिए मान लीजिए प्रेजेंट प्राइस दे रखी है। ठीक है, पहले कोई प्राइस होगी उसके क्या है 10% वैल्यू कर रही है, यानी क्या है 9/10 हो जा रहा है उसका हर बार, 9/10 9/10 9/10 3 बार हो गया, 3 साल उसकी वैल्यू 10% कम हुई है। ठीक है, ये होने के बाद उसकी वैल्यू अब कितनी आ गई 7290। ठीक है, 3 बार उसका 10% कम हुआ इसलिए 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया है। अब देखिए 729 हमें पता है क्या होता है, 9 का क्यूब होता है, तो ये 9 के क्यूब से ये कट जाएगा, यहाँ 10 बार आ जाएगा और ये 1 2 3 4 जीरो हो जाएंगे, तो 4 जीरो ये इसकी x की वैल्यू हो जाएगी 10,000। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग, तो इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो देखिए 25% की वैल्यू 1/4 होती है, 84 इंटू 24% ऑफ 85। ठीक है, ये 4 से ये कट जाएगा, 4 दूनी 8 21। ठीक है, अभी क्या करें, 5 से काट लेते हैं, ये 20 बार कट जाएगा, ये 17 बार कट जाएगा, तो ये इनका मल्टीप्लाई करना अभी 21 24, अच्छा 2 से भी काट लेते हैं इसे, तो ये हो जाएगा 12 नीचे 10 रह जाएगा। अब 10 को नहीं काटना है क्योंकि इससे पॉइंट लगा देंगे हम। ठीक है, तो ये 21 और 17 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 17 दूनी 34, 3 17 एकम 17 और 3 ये 204। ठीक है, तो 204 का 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 204 408 4 8 2 4 4284 और 10 नीचे था तो एक पॉइंट लग जाएगा, तो 428.4 ये आंसर आ जाएगा इसका। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 60 एंड 90। 60 और 90 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनके सारे के हमें एवरेज बताना है। ठीक है, तो देखिए 60 से स्टार्ट करते हैं, तो अगर 61 हो जाता है पहला तो प्राइम नंबर, 62 नहीं 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 है ये। ठीक है, 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89। ठीक है, 90 तो नहीं है। ठीक है, ये सारे के सारे हैं, तो इनको अभी ऐड करेंगे और कितने नंबर बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 से डिवाइड कर देंगे अभी। ठीक है, ऐड करके
तो इनको अगर ऐड करते हैं तो देखिए ये 9 और 1 10, 9 और 1 10 ये 20, 7 और 3 ये हो गए 30, और ये वाला जो था ये 3 है। तो ये यहाँ टोटल 33 हो रहा है, 33 बन रहा है, 3 कैरी हो रहा है। तो यहाँ देखिए 6 और 6 12, 7 21, और ये और दोनों 16, ठीक है। और ये वाले 3 और यहाँ पे आ जाएंगे कैरी वाले, तो इनको जोड़ लेंगे, 3 2 5 6, 6 2 12, 1 1 2 3 4 5, तो ये 523 आ गया। अब 523 को मैं 7 से डिवाइड कर दूंगा, तो 7 7 जा 49, 33, 7 7 28, 28 तो 50, 50 में आएगा 74.7, ये तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जोशी इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज यादव, तो ये एक जोशी हैं, ये यादव हैं, तो इनकी एफिशिएंसी का यहाँ पे रेशियो दे रखा है 3:1, थ्राइस गुड है, काम ये 3 गुना कर लेते हैं। एंड फिनिशेस वर्क इन 40 डेज लेसर देन यादव, तो दिन का जो अनुपात है डेज होता है वो इसका उल्टा चलता है एफिशिएंसी का, तो ये उल्टा हो जाएगा, 3 का 1 1 का 3, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है 40 दिन कम लगते हैं जोशी को, इनकी एफिशिएंसी ज्यादा है तो कम दिन में काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे रेशियो के हिसाब से अंतर दे रखा है 2 का, और उन क्वेश्चन में दे रखा है अंतर 40 का, तो यानी कि 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 20, ठीक है। तो 1 की वैल्यू 20 हो गई। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है जोशी जो है वो 20 दिन में काम कर लेता है, यादव जो है वो 3 यानी कि 60 में कर लेता है। यहाँ पे ये 20 और 60 ऐसे हो जाएगा 20 से मल्टीप्लाई करके। तो इसके बाद ये सिंपल क्वेश्चन हो जाता है, एलसीएम 60 हो जाएगा, ये 3 1 एफिशिएंसी हो जाएंगी इनकी। अभी कहा जा रहा है क्या दोनों मिल, हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू फिनिश द वर्क टुगेदर, संग काम करेंगे तो कितने दिन में, तो 60 को हम डिवाइड कर देंगे दोनों की एफिशिएंसी ऐड करके 4 से, तो ये 15 आ जाएगा इसका आंसर, 15 आंसर आ जाएगा। अ ट्रेन एक्सेलरेट्स फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। तो देखिए द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, ये साइंस वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 18 किलोमीटर पर आवर जो है उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि टाइम सेकंड में दे रखा है 5/18 से, तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। तो देखिए इतने से इतने ये क्या है, यू हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। इसी तरह 72 किलोमीटर पर आवर जो है वो हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये v हो जाएगा, और टाइम हमको 10 दे रखा है। इससे हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं इसका v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। तो 20 माइनस 5 अपॉन 10, तो 15 अपॉन 10 यानी कि 1.5 एक्सेलरेशन आ गया। हमको क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। तो अभी कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन में डाल देते हैं जिसमें s आता हो, तो s होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो u कितना है हमारा, u है 5, t है 10, हाफ a है हमारा 1.5 और t है 10, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर यानी कि ये 100 हो गया। एक 0 से इसका पॉइंट हटा लेते हैं और 1 2 से इसको काट लेते हैं, तो ये 15 5 जा 75 आ जाएगा, और ये वाला 5 10 जा 50, 75 और 50 ये कितना होता है 125, तो 125 मीटर हो जाएगा। इफ साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस 30, तो साइन और कॉस जो होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होते हैं। तो यहाँ से थीटा को 90 में से माइनस करूंगा, 90 माइनस थीटा जो होगा वो ये कॉस थीटा के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे साइन थी, इसको लिख सकता हूं मैं साइन थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा, जो कि इसके बराबर आएगा, ठीक है। उसी से कंपेयर करके फिर हम ये लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा इक्वल टू थीटा प्लस 30, ठीक है। तो ये थीटा इस तरफ आएगा
यहाँ 2 थीटा हो जाएगा, ये 30 उधर जाएगा तो ये कट जाएगा, 60 रह जाएगा। तो थीटे की वैल्यू आ गई यहाँ पर 30। ठीक है, अब यहाँ पूछा क्या है हमसे, थीटा प्लस ए की वैल्यू इसी तरह निकाल लेंगे, 90 माइनस 2a, यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन चल रहा है, ये हो जाएगा माइनस a प्लस 45, ये वाला 2a इधर आएगा तो माइनस का a प्लस का 2a, यानी कि प्लस का a हो जाएगा यहाँ, और ये 45 उधर जाएगा तो ये 90 में से कट के 45 ही रह जाएगा। तो a की वैल्यू 45 आ गई, तो आंसर हो जाएगा थीटा प्लस a का 30 प्लस 45, तो 5 3 7 75 इसका आंसर हो जाएगा। द कोएफिशिएंट ऑफ x इन 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, तो x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो x के साथ जो मल्टीप्लाई में साइन सहित, तो ये -1 होगा, 1 नहीं होगा, इसका आंसर -1 होगा। इफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन आर 36 एंड हाउ मेनी साइड्स डज रेगुलर पॉलीगन हैव, तो रेगुलर पॉलीगन जो होता है उसके जो हमारी सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम होता है वो होता है 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर हर एक एंगल जो है वो दे रखा है 36 और नंबर ऑफ साइड हम मान लेते हैं n, हर एक एंगल जो दे रखा है और नंबर ऑफ साइड का मल्टीप्लाई करेंगे तभी टोटल सम आएगा। ठीक है, तो इससे नंबर ऑफ साइड्स निकल आएंगी, 36 इधर डिवाइड में जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 10, तो 10 इसका आंसर है। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि सारे एंगल्स का एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। इफ ओ एक पॉइंट है, P/3, 4 इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, इनकी जो लाइन सेगमेंट जहां ज्वाइन कर रही है उसका मिड पॉइंट है। ठीक है, वैल्यू ऑफ P बतानी है, तो इन 2 पॉइंट्स का मिड पॉइंट निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है x कोऑर्डिनेट जिसके निकालने हैं, तो इसका x और इसका x दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो -6 प्लस -2 अपॉन 2, यहाँ पे प्लस होता है क्योंकि ये माइनस में इसलिए माइनस आ गया। ठीक है, तो ये x कोऑर्डिनेट आ गया और 5 प्लस 3 अपॉन 2 ये y कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये साइन की वजह से माइनस आया, वैसे इसका ये होता -6 प्लस -2 ऐसे करके। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -8 अपॉन 2, ये हो जाएगा 8 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 4। अच्छा, P/3 हमको दे रखा है ये वाला, तो ये -4 की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, P/3। P की वैल्यू निकालनी है तो ये 3 मल्टीप्लाई होगा, तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी, -12। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इफ y की पावर 97 प्लस 97 इज डिवाइडेड बाय y प्लस 1 द रिमाइंडर इज, तो y की पावर 97 को 97 से प्लस 97 को y प्लस 1 से डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम रिमाइंडर थ्योरम से निकालेंगे, तो y प्लस 1 को 0 के इक्वल रख दिया जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी -1। अब y की वैल्यू -1 इसमें डाल देंगे हम, तो -1 की पावर 97 प्लस 97, तो -1 की कोई ऑड पावर है इसलिए इसका आंसर -1 आ जाएगा, और इधर 97, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 96। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था, तो हमारा ये मॉक टेस्ट यहीं पे खत्म होता है। कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपको अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए। अगर आप एंड तक बने रहे इसमें तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। और भी आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, आगे भी बहुत सारे ऐसे ही टेस्ट आने वाले हैं, तो चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप इसकी पीपीटी डाउनलोड करना चाहते हैं तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। आगे जो मॉक टेस्ट होगी उनकी इन्फॉर्मेशन मैं इसी पे बताने वाला हूँ। अगर ऐसी आप AES PRT की तैयारी कर रहे हैं सीरियसली, तो मेरे चैनल से जुड़िए डेली क्लासेस के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।